पिछले क्लास में हम लिबर्टेरियनिज्म के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम इगैलिटेरियनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इगैलिटेरियनिज्म, समतावाद। इगैलिटेरियनिज्म को समतावाद भी कहा जाता है। इगैलिटेरियनिज्म को समतावाद भी कहा जाता है। समतावाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो समानता के सिद्धांत को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। समतावाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो समानता इक्वालिटी के सिद्धांत को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। इगैलिटेरियनिज्म में इक्वालिटी को आधार माना जाता है। समतावाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो समानता इक्वालिटी के सिद्धांत को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। जहाँ स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी दावे उपस्थित हों, वहाँ समतावाद सबके लिए समान स्वतंत्रता इक्वल फ्रीडम की मांग करता है। जहाँ स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी दावे उपस्थित हों, वहाँ समतावाद सबके लिए समान स्वतंत्रता इक्वल फ्रीडम की मांग करता है। आज हम इगैलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इगैलिटेरियनिज्म यानी समतावाद। समतावाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो समानता इक्वालिटी के सिद्धांत को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। जहाँ स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी दावे उपस्थित हो, वहाँ समतावाद सबके लिए समान स्वतंत्रता इक्वल फ्रीडम की मांग करता है। नोट 1। लिबर्टेरियनिज्म ऐसी व्यवस्था की मांग करता है जिसमें समाज की शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, साधन संपन्न और सुयोग्य सदस्यों को अपनी उन्नति के मार्ग में किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। लिबर्टेरियनिज्म ऐसी व्यवस्था की मांग करता है जिसमें समाज के शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, साधन संपन्न और सुयोग्य समुदाय सदस्यों के अपनी उन्नति के मार्ग में किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। लिबर्टेरियनिज्म ऐसी व्यवस्था की मांग करता है जिसमें समाज के शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, साधन संपन्न और सुयोग्य सदस्यों की अपनी उन्नति के मार्ग में किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। लिबर्टेरियनिज्म ऐसी व्यवस्था की मांग करता है जिसमें समाज के शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, साधन संपन्न और सुयोग्य सदस्यों को अपनी उन्नति के मार्ग में किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। नोट 2। लिबर्टेरियनिज्म के अनुसार समाज के निर्बल और निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए समर्थ और संपन्न वर्गों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहिए। लिबर्टेरियनिज्म के अनुसार समाज के निर्बल और निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए समर्थ और संपन्न वर्गों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहिए। समतावाद ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थ और संपन्न वर्गों के साथ साथ निर्बल, निर्धन और वंचित वर्गों को भी अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां और पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। समतावाद ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थ और संपन्न वर्गों के साथ साथ निर्बल, निर्धन और वंचित वर्गों को भी अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां और पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। समतावाद ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थ और संपन्न वर्गों के साथ साथ निर्बल, निर्धन और वंचित वर्गों को भी अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग के अनुकूल परिस्थितियां और पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। समर्थ और संपन्न वर्गों को व्यक्तिगत उन्नति प्राप्त करने की असीम स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। समर्थ और संपन्न वर्गों को व्यक्तिगत उन्नति प्राप्त करने की असीम स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, भले ही वे उन भाग्यहीन लोगों की दुर्दशा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं उत्तरदायी न हो। समर्थ और संपन्न वर्गों को व्यक्तिगत उन्नति प्राप्त करने की असीम स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, भले ही वे उन अभाग्यहीन लोगों की दुर्दशा के लिए पर्याप्त रूप से स्वयं उत्तरदायी न हो।
उदारवाद की परंपरा में सीबी मैकफर्सन और जॉन रॉल्स ऐसे विचारक हैं जो स्वतंत्रता को सर्वोत्तम मूल्य मानते हुए उसका लाभ वंचित स्तरों तक पहुंचाने की पैरवी करते हैं। उदारवाद की परंपरा में सीबी मैकफर्सन और जॉन रॉल्स ऐसे विचारक हैं जो स्वतंत्रता को सर्वोत्तम मूल्य मानते हुए उसका लाभ वंचित स्तरों तक पहुंचाने की पैरवी करते हैं। उदारवाद की परंपरा में सीबी मैकफर्सन और जॉन रॉल्स ऐसे विचारक हैं जो स्वतंत्रता को सर्वोत्तम मूल्य मानते हुए उसका लाभ वंचित स्तरों तक पहुंचाने की पैरवी करते हैं। सीबी मैकफर्सन पूंजीवाद व्यवस्था की विलक्षण बात यह है कि इसमें लेबर और कैपिटल एक दूसरे से पृथक हो जाती है। इसमें ऐसी श्रम शक्ति लेबर फोर्स अस्तित्व में आ जाता है जिसके पास उत्पादन के साधन जुटाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती। पूंजीवाद व्यवस्था की विलक्षण बात यह है कि इसमें लेबर और कैपिटल एक दूसरे से पृथक हो जाती है। इसमें ऐसी श्रम शक्ति लेबर फोर्स अस्तित्व में आ जाती है जिसके पास उत्पादन के साधन जुटाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती। सीबी मैकफर्सन के अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था की विलक्षण बात यह है कि इसमें लेबर और कैपिटल एक दूसरे से पृथक हो जाती है। इसमें ऐसी श्रम शक्ति लेबर फोर्स अस्तित्व में आ जाती है जिसके पास उत्पादन के साधन जुटाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती। अतः एक व्यक्ति के पास अपने श्रम को बाजार में बेचने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। अतः एक व्यक्ति के पास अपने श्रम को बाजार में बेचने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। मनुष्य तभी मनुष्य होता है जब वह अपनी शक्ति या निपुणता को उन उद्देश्यों की पूर्ति में लगा सके जिन्हें उसने अपनी चेतना से निर्धारित किया है। मनुष्य तभी मनुष्य होता है जब वह अपनी शक्ति या निपुणता को उन उद्देश्यों की पूर्ति में लगा सके जिन्हें उसने अपनी चेतना से निर्धारित किया। मनुष्य तभी मनुष्य होता है जब वह अपनी शक्ति या निपुणता को उन उद्देश्यों की पूर्ति में लगा सके जिन्हें उसने अपनी चेतना से निर्धारित किया। मनुष्य तभी मनुष्य होता है जब वह अपनी शक्ति या निपुणता को उन उद्देश्यों की पूर्ति में लगा सके जिन्हें उसने अपनी चेतना से निर्धारित किया। यही मनुष्य की स्वतंत्रता का सच्चा आधार है। यही मनुष्य की स्वतंत्रता का सच्चा आधार है। पूंजीवादी व्यवस्था में इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। पूंजीवादी व्यवस्था में इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। आज भी सच्चा लोकतंत्र वही होगा जो उत्पीड़ित वर्ग के हृदय की आवाज़ हो। आज भी सच्चा लोकतंत्र वही होगा जो उत्पीड़ित वर्ग के हृदय की आवाज़ हो, जो निर्धन वर्ग के सशक्तिकरण और वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का अवसर प्रदान करे। आज भी सच्चा लोकतंत्र वही होगा जो उत्पीड़ित वर्ग के हृदय की आवाज़ हो, जो निर्धन वर्ग के सशक्तिकरण और वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का अवसर प्रदान करे। जॉन रॉल्स के अनुसार जो विचारक यह मांग करते हैं कि सामाजिक उन्नति के कार्यक्रम में न्याय के विचार को आड़े नहीं आने देना चाहिए, वे समाज को नैतिक पतन की ओर ले जाने का खतरा मोल लेते हैं। जॉन रॉल्स के अनुसार जो विचारक यह मांग करते हैं सामाजिक उन्नति के कार्यक्रम में न्याय के विचार को आड़े नहीं आने देना चाहिए, वे समाज को नैतिक पतन की ओर ले जाने का खतरा मोल लेते हैं। जॉन रॉल्स के अनुसार जो विचारक यह मांग करते हैं कि सामाजिक उन्नति के कार्यक्रम में न्याय के विचार को आड़े नहीं आने देना चाहिए, वे समाज को नैतिक पतन की ओर ले जाने का खतरा मोल लेते हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं प्राइमरी गुड्स के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं प्राइमरी गुड्स के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राइमरी गुड्स हैं राइट्स एंड लिबर्टीज,
पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं प्राइमरी गुड्स के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राइमरी गुड्स हैं राइट्स एंड लिबर्टीज, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये प्राइमरी गुड्स हैं राइट एंड लिबर्टीज, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट etc। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के प्राइमरी गुड्स के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राइमरी गुड्स हैं राइट्स एंड लिबर्टीज, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय प्योर प्रोसीजरल जस्टिस की संज्ञा दी है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय प्योर प्रोसीजरल जस्टिस की संज्ञा दी है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय प्योर प्रोसीजरल जस्टिस की संज्ञा दी है। इसका अर्थ है कि न्याय के जो सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए जाएंगे उनके प्रयोग से जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वह अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होगी। इसका अर्थ है कि न्याय के जो सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए जाएंगे उनके प्रयोग से जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वह अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होगी। इसका अर्थ है कि न्याय के जो सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए जाएंगे उनके प्रयोग से जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वह अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होगी। इसका अर्थ है कि न्याय के जो सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए जाएंगे उनके प्रयोग से जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वह अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होंगी। थियरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। थियरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स। वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत प्राइमरी गुड्स के बंटवारा के बाद जॉन रॉल्स ने 3 नियम बताए हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत प्राइमरी गुड्स के बंटवारा के बाद जॉन रॉल्स ने 3 नियम बताए हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत प्राइमरी गुड्स के बंटवारा के बाद जॉन रॉल्स ने 3 नियम बताए हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, सभी को सभी प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी में सभी को सभी प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस लिबर्टी etc। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, सभी को सभी प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस लिबर्टी etc। पहला सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, सभी को सभी प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस लिबर्टी etc। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। प्रिंसिपल ऑफ हेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। प्रिंसिपल ऑफ हेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, व्हेन द अपॉर्चुनिटी टू बिकम a doctor was equally available to both poor and rich is called principle of fair equality of opportunity. Principle of fair equality of opportunity, when the opportunity to become a doctor was equally available to both poor and rich. When the opportunity to become a doctor was equally available to both poor and rich. Principle of fair equality of opportunity, when the opportunity to become a doctor was equally available to both poor and rich. This is called principle of fair equality of opportunity. Third principle is difference principle. इसके अनुसार प्राइमरी गुड्स के समान वितरण से किसी भी तरह की छूट को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब यह सिद्ध किया जा सके कि इसके लीस्ट एडवांटेज पीपल्स
इससे लिस्ट एडवांटेज पीपल को ग्रेटेस्ट बेनिफिट होगा। डिफरेंस प्रिंसिपल इसके अनुसार प्राइमरी गुड्स के समान वितरण से किसी भी तरह की छूट को तभी उचित ठहराया जा सकता है। इसके अनुसार प्राइमरी गुड्स के समान इसके अनुसार प्राइमरी गुड्स के समान वितरण से किसी भी तरह की छूट को तभी उचित ठहराया जा सकता है। इसके अनुसार प्राइमरी गुड्स के समान वितरण से किसी भी तरह की छूट को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब यह सिद्ध किया जा सके कि इससे लिस्ट एडवांटेज पीपल को ग्रेटेस्ट बेनिफिट होगा। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के असाधारण योग्यता और परिश्रम के लिए विशेष पुरस्कार तभी न्यायसंगत होगा जब उससे समाज के दीनहीन सदस्यों को अधिकतम लाभ पहुँचे। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के असाधारण योग्यता और परिश्रम के लिए विशेष पुरस्कार तभी न्यायसंगत होगा। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के असाधारण योग्यता और परिश्रम के लिए विशेष पुरस्कार तभी न्यायसंगत होगा जब उससे समाज के दीनहीन सदस्यों को अधिकतम लाभ पहुँचे। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के असाधारण योग्यता और परिश्रम के लिए विशेष पुरस्कार तभी न्यायसंगत होगा जब उससे समाज के दीनहीन सदस्यों को अधिकतम लाभ पहुँचे।